मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। भारतीय वैज्ञानिक आज अंतरिक्ष में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसरो के माध्यम से हमारा देश नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज शो की पहली पर्सनैलिटी एक महान वैज्ञानिक हैं। उन्होंने इसरो में रहते हुए देश के लिए बहुत काम किया है। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय विज्ञान का ये प्रसिद्ध नाम है सतीश धवन। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा। उनका जन्म 25 सितंबर को 1920 में श्रीनगर में हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई वहीं से की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चले गए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था और उन्होंने इसे गंवाया नहीं। धवन ने पढ़ाई जारी रखी और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद उन्होंने 1951 में देश वापसी की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में पढ़ाने लगे। करीब 10 साल बाद वो 1962 में इसी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर बन गए। धवन बाद में स्पेस कमीशन के चेयरमैन भी बने। काम को लेकर उनके डेडिकेशन ने सबको प्रभावित किया और वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के चेयरमैन बनाए गए। इसके अलावा भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सचिव पद भी उन्होंने संभाला। उनकी नियुक्ति के बाद इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने असाधारण तरक्की और शानदार उपलब्धियां हासिल की। ये धवन ही थे जिन्होंने देश की पहली सुपरसोनिक विंड टनल का सेटअप रखा IISc में। धवन रूरल एजुकेशन, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले शुरुआती भारतीय वैज्ञानिकों में से थे। ये उनकी ही मेहनत का नतीजा था कि संचार उपग्रह इनसैट, दूर संवेदी उपग्रह IRS और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का सपना साकार हो पाया था, जिसने भारत को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले राष्ट्रों के संघ में खड़ा कर दिया। उनके इन्हीं योगदानों के चलते धवन जी को 1981 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनको 1999 में इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन से भी नवाजा गया। उनके अमूल्य योगदानों के चलते श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किया गया। धवन जी उन वैज्ञानिकों में से थे जो अपने देश के लिए समर्पित थे। वो चाहते तो अपनी विदेश में की गई पढ़ाई के बाद वही काम भी कर सकते थे, लेकिन ये उनका स्वदेश का प्यार ही था कि उन्होंने अपने आजाद देश में काम करना बेहतर समझा। हमारी ओर से उन्हें सलाम। एक एक्टर के लिए उसका अपना अलग स्टाइल होना बहुत अहम है, क्योंकि इसी वजह से वो हमेशा याद किया जाता है। आज ऐसे ही एक्टर डायरेक्टर का जन्मदिन है जिन्होंने अपने अलग अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बनाई। उन्हें पूर्व का क्लिंट ईस्टवुड भी कहा गया। सुंदर हीरो का किरदार हो या खूंखार विलन का, उन्होंने हर रोल में जान डाल दी। हम बात कर रहे हैं अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले फिरोज खान साहब की। जो तुमको हो पसंद वही बात
तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। फिरोज खान ने कई यादगार किरदार निभाए, साथ ही एक डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने सफल फिल्मों का निर्माण भी किया। कुर्बानी, धर्मात्मा और दयावान उनकी ही बनाई गई फिल्में हैं। आज के बाद तुझे याद रहेगा कि मैं कौन हूँ। भगवान तो हो नहीं सकते, इंसान तो लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। तुम्हारी तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। फिरोज आज के दिन 1939 में बेंगलुरु में जन्मे। उनकी फैमिली पठान थी और उनकी मां की पृष्ठभूमि ईरान से जुड़ी थी। बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर संजय खान और अकबर खान उनके छोटे भाई हैं। बेंगलुरु में ही उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। 1960 में पूरी पढ़ाई कर वो मुंबई आ गए और दीदी नाम की फिल्म में सेकंड लीड में दिखे। 1962 में उन्हें अंग्रेजी भाषा की फिल्म टार्ज़न गोज़ टू इंडिया में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनको पहली बार फानी मजूमदार की फिल्म ऊंचे लोग में नोटिस किया गया। इसी साल आई फिल्म आरजू में फिरोज ने एक तरफा प्यार करने वाले प्रेमी की भूमिका निभाई। वो सेकंड लीड के लिए पसंद किए जाने लगे, लेकिन अभी भी फिरोज को अपनी प्रतिभा को पूरी तरह दिखाने का पूरा मौका नहीं मिला था, और ये मौका उन्हें मिला फिल्म आदमी और इंसान में। इसके बाद उपासना, मेला और नागिन उनकी इसी दौर की हिट फिल्म्स में से हैं। 1971 में उन्हें खुद को साबित करने का एक और मौका मिला। फिल्म थी अपराध। इस फिल्म में वो लीड एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। ये पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें जर्मनी में ऑटो रेसिंग दिखाई गई। बहुत दिनों से जर्मन पुलिस तुम्हारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। इसके 4 साल बाद उन्होंने एक बार फिर डायरेक्शन की कमान संभाली और बनाई फिल्म धर्मात्मा। धर्मात्मा ही वो फिल्म थी जो पहली बार अफगानिस्तान में शूट की गई थी। फिल्म जबरदस्त हिट रही और फिल्म में हेमा मालिनी के ग्लैमरस अवतार को काफी पसंद किया गया। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। धर्मात्मा की ही तरह हिट 1980 में आई उनकी फिल्म कुर्बानी भी रही। ये उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। इसमें उनके साथ जीनत अमान और विनोद खन्ना थे। फिल्म के गाने काफी पसंद किए गए। पाकिस्तानी पॉप सिंगर नाजिया हसन भी इसी फिल्म से सबकी नजरों में आई। उनका गाना आप जैसा कोई आज भी पसंद किया जाता है। फिरोज खान की अब अलग ऑडियंस बन चुकी थी जो उनको पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहती थी। फिरोज की अगली फिल्म जांबाज भी हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने दयावान बनाई। ये दक्षिण भारतीय फिल्म नया गन की रीमेक थी। कुछ साल बाद यलगार डायरेक्ट कर उन्होंने सिनेमा से दूरी बना ली। 1998 में उन्होंने अपने बेटे फरदीन खान को फिल्म प्रेम अगन में लॉन्च कर वापसी की। 2003 में जानशीन बनाई। फिल्म में खुद फिरोज नेगेटिव रोल में थे। ऐसा ही रोल उन्होंने फिल्म एक खिलाड़ी एक हसीना में भी प्ले किया। 2007 में आई फिल्म वेलकम के लिए फिरोज को फिर से काफी तारीफ मिली। वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। RDX, रणवीर, धनराज, जाका, टेरर और मौत का दूसरा नाम। 27 अप्रैल 2009 को उनकी कैंसर के कारण मृत्यु हो गई।
उनके अंतिम संस्कार पर हजारों लोग शामिल हुए थे। फिरोज खान अपना अलग स्टाइल लेकर बॉलीवुड में आए थे। एक्टिंग में उनकी शैली ऐसी है जो किसी से नहीं मिलती है, और यही बात उनकी फिल्मों और उनके म्यूजिक में भी देखने को मिलती है। कुर्बानी और धर्मात्मा हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती हैं। उनकी सिनेमा और देश को लेकर एक अलग सोच थी, जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी, ना हम जो कह दे कह ना सकोगी। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो। Born to be remembered, born to be remembered। अब बात एक ऐसे राइटर की जिन्होंने रंग भेद को लेकर खुल के लिखा। उन्होंने अपनी जगह के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को रीडर्स के पास पहुंचाया, और इसके लिए वो काफी पसंद भी किए गए। उनका नाम है विलियम कथबर्ट फॉकनर, और ये जनाब विल फॉकनर के नाम से भी जाने जाते हैं। विल फॉकनर को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। फॉकनर ने नॉवेल के अलावा शॉर्ट स्टोरीज, प्ले, पोएट्री, ऐसे और स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं। उन्हें स्पेसिफिकली सदर्न लिटरेचर के लिए जाना जाता है। 1920 और 1930 के दशकों में उनका ज्यादातर काम पब्लिश हुआ। 1954 में अ फेबल के लिए और 1962 में द रिवर्स के लिए फॉकनर को पुलित्जर प्राइज मिला। फॉकनर का जन्म 1857 में न्यू अल्बानी, मिसिसिपी में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में बहुत सामाजिक और राजनीतिक हलचल देखी। 1919 में फॉकनर यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी गए। यहां उन्होंने स्टूडेंट न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया। यहीं उनकी कविताएं पब्लिश हुई, लेकिन अभी उनकी पहचान सीमित ही थी। इसके बाद कुछ समय उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में बुक सेलर का असिस्टेंट बन के काम किया। 1924 में फिल स्टोन फॉकनर के पोएट्री के कलेक्शन द मार्बल फॉन को प्रकाशक के पास लेकर गए। संग्रह की 1000 कॉपी बिकने के बाद फॉकनर उत्साहित होकर न्यू ऑरलियंस आ गए। यहाँ लोकल मैगजीन द डबल डीलर में उनके निबंध प्रकाशित हुए। आखिरकार 1925 में वो अपना पहला नॉवेल पब्लिश करवाने में कामयाब रहे। लेकिन अभी भी वो एक लेखक की सोच की तरह काम नहीं कर रहे थे। अमेरिकन राइटर शेरवुड एंडरसन ने उन्हें अपनी जन्मभूमि मिसिसिपी के बारे में लिखने की सलाह दी। ये सलाह फॉकनर की जिंदगी बनाने वाली रही। इस सलाह को मानते हुए फॉकनर ने अपने बचपन और उससे जुड़े लोगों के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने वहां के बहुत से कैरेक्टर्स को लिखा, जिसमें उनके दादा विलियम क्लार्क फॉकनर भी शामिल थे। ये सब उन्होंने द साउंड एंड द फ्यूरी में प्रकाशित किया। ये नॉवेल बहुत ही फेमस रहा। 1998 में मॉडर्न लाइब्रेरी ने द साउंड एंड द फ्यूरी को 20वीं शताब्दी के 100 सबसे बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स में 6वें नंबर पर रखा है। अगले साल 1930 में उन्होंने एज आई ले डाइंग प्रकाशित की। इन रचनाओं से फॉकनर ने दक्षिणी यूएस को बहुत अच्छे से व्यक्त किया। उन्होंने मिसिसिपी के बहुत से मुद्दों पर लिखा, जिन्हें अमेरिकी लेखक लिख ही नहीं पाए थे। गुलामी, रंग भेद और दक्षिणी अभिजात वर्ग उन्हीं सामाजिक मुद्दों में शामिल हैं। उनकी बेबाकी लोगों को बहुत पसंद आई और इससे फॉकनर को भी और अच्छे काम करने की प्रेरणा मिली। अपने अगले नॉवेल लाइट इन अगस्त में उन्होंने फिर से मिसिसिपी में रंग भेद पर गहरा प्रहार किया। 1948 में फॉकनर ने इंट्रूडर इन द डस्ट प्रकाशित की। ये दौर उनके लिए बहुत अच्छा रहा और 1949 में उन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया। Ladies and gentlemen, I feel that this award was not made to me as a man, but to my work, the life work in the agony and sweat of the human spirit, not for glory, but to make out of the material of the human spirit something which was not there before. So that this award is only mine in trust. कमेटी ने उन्हें दक्षिण अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में गिना। इसके बाद उन्हें नेशनल बुक अवार्ड
और न्यू ऑरलियंस की ओर से लीजन ऑफ ऑनर भी दिया गया। जुलाई 6, 1962 को उनकी मृत्यु हो गई। पर वो रूरल अमेरिकन साउथ के बेबाक लेखकों के लिए हमेशा प्रेरणा बने रहे। उन्होंने अपनी जगह की खूबसूरती और उसके बीते हुए अंधकारमय कल को खूब अच्छे से बताया है। आज एक और ऐसी हस्ती जन्मी है जिसने रंग भेद पर कुछ ना कहते हुए भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वो अमेरिकन एक्टर, प्रोड्यूसर और रैपर हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने फैंस को कलर ब्लाइंड कर दिया। रैपर से करियर की शुरुआत कर आज वो हॉलीवुड में मोस्ट पावरफुल एक्टर के रूप में गिने जाते हैं। उनके पर्दे पर बहुत से रूप देखने को मिल चुके हैं। बैड बॉयज और मैन इन ब्लैक में जहां वो एक्शन और कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं, वहीं द परसूट ऑफ हैप्पीनेस में इतने संजीदा अभिनय करते हैं कि एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन पाते हैं। जी हाँ, दुनिया में करोड़ों लोगों के चहेते विल स्मिथ का आज जन्मदिन है। I have a great time with my life and I want to share it. I love living. I think that's infectious. It's something that you can't fake. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very simple. This is what I believe, and I'm willing to die for it. रैपर के तौर पर नजरों में आए स्मिथ ने अपने अवसरों को अच्छे से यूज किया है। वो एकमात्र हीरो हैं जिनकी लगातार 8 फिल्म्स ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में $100 मिलियन से ऊपर की कमाई की है। साथ ही उनके पास अवार्ड्स की भी कमी नहीं है। स्मिथ को 4 गोल्डन ग्लोब और 2 अकेडमी अवार्ड्स नॉमिनेशन मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने 4 ग्रैमी अवार्ड्स भी जीते हैं। आज ही के दिन 1968 में जन्मे स्मिथ वेस्ट फिलाडेल्फिया के रहने वाले हैं। जब वो 13 साल के थे तो वो अपने माता पिता से अलग रहने लगे। अपनी माँ के साथ रहते हुए उनका ज्यादा पढ़ाई करने का इरादा नहीं था। पर्सनैलिटी अच्छी होने के कारण स्कूल में उनका निकनेम प्रिंस पड़ गया। एक पार्टी में वो डीजे जेफ टाउनिस से मिले, दोनों दोस्त बने और यहीं से डीजे जैजी जेफ और द फ्रेश प्रिंस की शुरुआत हुई। इस जोड़ी का पहला हिट सॉन्ग 1986 में आया। ये गाना था गर्ल्स एंट नथिंग बट ट्रबल। Homeboys don't mean to bust your bubble, but girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhyme to get the hell away. इस सफलता ने इस जोड़ी को एल्बम के लिए प्रेरित किया और उन्होंने पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, ब्रांड न्यू फंक और नाइटमेयर ऑन माई स्ट्रीट जैसी हिट दी। इसके लिए उन्होंने रैप कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड भी जीता। कम उम्र में मिली इस सफलता को स्मिथ ने अच्छे ढंग से संभाला और टीवी की ओर रुख किया। उनका शो द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर भी सफल रहा और ये 6 सीजन तक चला। स्मिथ ने म्यूजिक का काम जारी रखा और 1991 में उन्होंने एल्बम प्रोड्यूस की और इस एल्बम के हिट सॉन्ग रहे समर टाइम और रिंग माई बेल। 1993 में इस जोड़ी की अंतिम एल्बम आई। एल्बम का बूम शेक द रूम काफी हिट सॉन्ग रहा। टीवी के बाद अब स्मिथ की नजर फिल्म्स पर थी। उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। 1993 में 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन में उन्हें नोटिस किया गया। 2 साल बाद वो लीड रोल में नजर आए और फिल्म थी बैड बॉयज। 1995 की इस फिल्म में स्मिथ इंस्पेक्टर की भूमिका में थे। मार्टिन लॉरेंस के साथ उनकी ये फिल्म एक्शन और कॉमेडी से भरपूर थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। What, I'm supposed to apologize for my family leaving me money? All I ever wanted to be was a cop. I get up early and I take it to the max every day. I'm the first guy through the door and I'm always the last guy to leave the crime scene. 1 साल बाद आई उनकी साई-फाई फिल्म इंडिपेंडेंस डे भी हिट साबित हुई। उनकी अगली फिल्म भी साई-फाई एक्शन फिल्म थी और फिल्म का नाम था मैन इन ब्लैक। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगले साल आई फिल्म एनिमी ऑफ द स्टेट भी विल स्मिथ की एक और सफलता रही। 2001 में आई फिल्म अली स्मिथ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म रही। यह फिल्म मोहम्मद अली पर बेस्ड फिल्म थी।
फिल्म में स्मिथ के अभिनय की काफी तारीफ हुई और अली के लिए ही उन्हें पहला ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। Ali comes out to meet Frazier, but Frazier starts to retreat. If Joe goes back an inch farther, he'll wind up in a ringside seat. Ali swings with his left. Ali swings with his right. Just look at the kid carry the fight. Frazier keeps backing, but there's not enough room. It's only a matter of time before Ali lowers the boom. अगले सालों में स्मिथ ने मैन इन ब्लैक और बैड बॉयज के सीक्वल्स पर काम किया, लेकिन इन फिल्म्स को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी पहले मिली थी। उनके लिए एक बार फिर कमर्शियल सफलता लेकर आई फिल्म आई रोबोट, साई-फाई और एक्शन से भरपूर 2005 में उनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई हिच। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग स्मिथ ने ही लिखा था। फिल्म को खूब कमर्शियल सफलता मिली। इन बड़े बड़े रोल और हिट्स के बीच स्मिथ की एक ऐसी भी फिल्म है जिसमें वो बहुत आम रहते हुए भी दिल जीत गए हैं, और इस फिल्म का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। फिल्म में स्मिथ के बेटे ने उनके साथ काम किया है। इस फिल्म में स्मिथ की परफॉर्मेंस गजब की है। Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream. You got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। अगले सालों में आई उनकी फिल्म्स आई एम लेजेंड, हैनकॉक और 7 पाउंड्स ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कारोबार किया। हाल में स्मिथ की फिल्म आई आफ्टर अर्थ। इसमें वो एक बार फिर से अपने बेटे जेडन के साथ पर्दे पर दिखे। स्मिथ बहुत जिंदा दिल और डेडिकेटेड एक्टर है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से रंग भेद को लेकर लोगों का नजरिया बदल दिया है, और वो भी सिर्फ अपनी कला को दिखाकर। हमारी ओर से हॉलीवुड के इस सुपरस्टार को हैप्पी बर्थडे। अब हम जिस पर्सनैलिटी की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने ही दुनिया का पहला स्वचालित मैकेनिकल व्हीकल बनाया। अपने जुनून के चलते उन्होंने खूब एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार स्वचालित वाहन बना के ही दम लिया। उनका नाम है निकोलस जोसेफ कग्नॉट। उनका जन्म 25 सितंबर 1725 में हुआ था। वो फ्रांस के निवासी थे। एक मिलिट्री इंजीनियर के तौर पर वो शुरुआत में ट्रेन किए गए थे। इस दौरान उन्हें भाप द्वारा चलने वाले वाहनों के मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला। ये वाहन फ्रेंच आर्मी के लिए तोपों के परिचालन में काम आती थी। यही उन्होंने सबसे पहले स्टीम पिस्टन की मदद से रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन में काम करने वाली पहली डिवाइस बनाई। ये 3 पहियों की छोटी सी मशीन थी जिसका कि नाम स्टीम ड्रे रखा गया। ये 1769 में प्रयोग में लाई गई। प्रयोग सफल रहा और इसकी छोटी सफलता ने बहुत उत्साहित किया और वो बहुत ज्यादा मेहनत और जुनून से इस पर काम करने लगे। और ठीक 1 साल बाद उन्होंने फुल साइज वर्जन में ये मशीन तैयार कर दी। प्रैक्टिस में ही मशीन ने 1 घंटे में 7.8 किलोमीटर की दूरी तय की। इसका डिजाइन ऐसा था कि इसमें 4 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते थे और ये 2.25 माइल प्रति घंटे की गति से चल सकती थी। मानव यात्रा का ये पहला स्वचालित वाहन था। Was install a steam engine onto a cart, so constructing an actual self-propelled road vehicle. The first one he made was a military tractor to help the French army haul artillery at a speed of 2.5 miles per hour. A whopping speed if you lived back in those days. लेकिन इसमें कमियां भी बहुत सारी थीं। इस गाड़ी में एक और स्टीम बॉयलर रखा गया था, जिसके कारण इसका भार असंतुलित था, जो इसे पहाड़ों में यात्रा करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं बनाता था। 1771 में ये वाहन नियंत्रण से बाहर होने के कारण आर्सेनल में एक दीवार से टकरा गया। इसे ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में पहले एक्सीडेंट के रूप में गिना जाता है। कग्नॉट इस वाहन पर आगे भी काम करना चाहते थे, लेकिन किंग लुई 15वें ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1772 में फ्रेंच आर्मी की सेवा करने के लिए उन्हें 600 लीवर की सालाना पेंशन दी गई। फ्रेंच क्रांति के बाद उनके जीवन के अंतिम दिन गरीबी में बीते।
1800 में उनके भाप से चलने वाले वाहन को कॉन्जर्वेटवार नेशनल देज आर्ट एट मीटियर्स में रखा गया। ये वाहन तब से वहीं पर मौजूद है। कगनॉट ने अपने जुनून के चलते ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बहुत नायाब तोहफा दिया। उनकी ही इनोवेशन के विकास के चलते इंसान कोई भी दूरी कम समय और लागत में पूरी कर पाता है। हमारी पूरी टीम की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। अब मुझे यानी संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। मिलते हैं कल फिर से बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।